और आइए अब हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत उद्बोधन के साथ श्री अर्पित गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, सीनियर एसोसिएट एडिटर ईटी गवर्नमेंट द इकोनॉमिक टाइम्स। जोरदार ताली हो जाए श्री अर्पित गुप्ता जी के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के ऊर्जावान, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत और अभिनंदन। आज के द इकोनॉमिक टाइम्स ईटी गवर्नमेंट अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद आपने इस कार्यक्रम के लिए कुछ समय निकाले और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मैं आपको मध्य प्रदेश के शहरी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने प्रगति और विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। शहरी विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे ठोस और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू किया है। पीछे हमने देखा भी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में किस तरह से देश विदेश से तमाम बड़ी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में आकर निवेश करने के लिए एमओयू साइन किए हैं। उद्योगों की स्थापना हो रही है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सड़कें हैं, पुल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। इन सभी कार्यों के लिए आपका हृदय की गहराइयों से जोरदार तालियों के साथ एक बार अभिनंदन है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा। इस समिट का उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के शहरी विकास के लिए नए दृष्टिकोण और रणनीतियों पर चर्चा करना है, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप्स के लोग शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के शहरी विकास के लिए नए अवसर और चुनौतियों का भी पता चलेगा जब दिन भर पैनल डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस होंगे। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए आपने एक स्पष्ट विजन प्रस्तुत किया है। आपका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बने जहां लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर मिले और वे अपने सपनों को पूरा कर सकें। आइए हम मध्य प्रदेश के शहरी विकास के लिए मिलकर काम करें और इस राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। इन्हीं लाइनों के साथ मैं अपने स्वागत उद्बोधन को समाप्त करूंगा कि नगर की उन्नति की ओर बढ़ते कदम मध्य प्रदेश के भविष्य की नई होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चूंकि हमें याद करो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी और कार्यक्रम में भी पहुंचना है, तो बिना देर किए हुए उस घड़ी का इंतजार खत्म करते हुए मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के संकल्पबद्ध माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिनकी प्रेरणा मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयां छूने के लिए अग्रसर कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में अभी माननीय अर्पित गुप्ता जी ने अपना विषय अच्छे से रखा। इसी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय मिश्रा जी इस अवसर पर इस ट्रांसफॉर्मेशन समिट के आयोजन में पधारे सभी आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, विषय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की बदलती तस्वीर की तरफ से जोड़ते हुए हम प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2014 और 2014 के पहले का भारत और कमोवेश उसी सिलसिले में देखें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2004 के पहले का मध्य प्रदेश और 2004 के बाद का मध्य प्रदेश, ये दोनों इसी तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी निकलेगा और बदलते दौर में हमारी यहाँ की संभावनाओं पे अच्छे से बात होता है। लगभग 20 साल का यह समय है
2004 के पहले मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया आकलन की गई। हमारी सरकार जब बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,44,000 थी। आज 1,52,000 से ऊपर निकली है। ये हमारी 1 साल की ग्रोथ है, जिस दिशा में भारत के साथ प्रदेश में कदम से कदम मिला। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से 1956 में हमारे अगर किसानों की गेहूं की कीमत 94 रुपये क्विंटल थी, उल्लेखनीय है इकोनॉमिक्स टाइम्स से, तो ये भी जोड़ना चाहूँगा वो कितना अंतर आया है। और 2002-03 तक प्रति क्विंटल गेहूं की कीमत 500 रुपया क्विंटल, तो लगभग 55 साल में 400 रुपये क्विंटल की कीमत बढ़ी गेहूं की। उसके उल्टे अभी इस साल हमने हमारी सरकार आने के बाद 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदा। 20 साल में 2,000 रुपये क्विंटल से ज्यादा की कीमत हमारी अपनी ये ताकत बताती है सरकार के माध्यम से किसानों के आधार पर। और उसी प्रकार से एक एक करके सभी सेक्टर में बात करें, 2002-03 तक हमारे राज्य के अंदर केवल 5 मेडिकल कॉलेज राज्य के अंदर। आज की स्थिति में जब हम अपनी सरकार चलाने जाए तब तक ये 33 हो गए। और अभी 1 साल में 7 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए और 4 के MOU कर लिए। 11 मेडिकल कॉलेज 1 साल के अंदर हमारे राज्य में खोलेगा। एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें तो एग्रीकल्चर कॉलेज में भी वही हाल था। हमारे यहाँ 2 राज्य में 2 यूनिवर्सिटियाँ थी एग्रीकल्चर। हमने समय के साथ बदलते हुए, जब कृषि आधारित हमारा राज्य है तो कृषि आधारित राज्य के अंदर कृषि का उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कृषि से जुड़े हुए भविष्य के स्नातक भी निकलना चाहिए, PG भी निकलना चाहिए। इसीलिए हमारी 17 सरकारी विश्वविद्यालय में से आज की स्थिति में 11 विश्वविद्यालय में BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सारे सब्जेक्ट खोलकर कहा एक तरफ हमारे पास 400 विद्यार्थी अंदर हमने 8 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 4 पाइपलाइन है। एक एक करके PM एक्सीलेंस कॉलेज की बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर 55 जिलों के अंदर हमने 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज खोले। अलग अलग प्रकार के शांतिप्रिय विद्यालयों की अगर आप बात करेंगे तो वो भी आप अपने वर्तमान के दौर से देखेंगे। एग्रीकल्चर से आगे बढ़े, हेल्थ से, एजुकेशन से जो मूल सब्जेक्ट हमारा है, हमारे शहरीकरण को लेकर के नगर नियोजकों को साथ हमने अपने विकास की कल्पना में थोड़ा संशोधन किया। जब हम नगर की शहरीकरण की बात करते हैं तो केवल आवासीय और कमर्शियल में उलझने के बजाय आवासीय कमर्शियल तो होना ही चाहिए, लेकिन आवासीय कमर्शियल के साथ औद्योगिकरण की बात होना चाहिए। इंडस्ट्री का एरिया डिसाइड हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसीलिए हमने हमारे 2 शहरों के जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की कल्पना की तो मेट्रोपॉलिटन सिटी इंदौर, उज्जैन के साथ, भोपाल के साथ जोड़ा है। तो उज्जैन में जब हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एरिया क्या होना चाहिए, तो पीथमपुर भी हमारे उस प्लान का हिस्सा है। तो उज्जैन के पास का नागदा भी वो हिस्सा है, शाजापुर का मक्सी भी है, तो देवास का पूरा औद्योगिकरण वाला इलाका भी हमारे पास है। उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी भी है। कहने का तात्पर्य कि जो वर्तमान का PM मित्र पार्क, ये जैसा पूरे देश के अंदर हमारे 7 PM मित्र पार्क बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले इनकी स्वीकृति दी। लेकिन मुझे खुशी है सबसे पहले PM मित्र पार्क का भूमि पूजन हमारे अपने प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पड़ा है। इनके माध्यम से 2100 एकड़ से बड़ा एक बहुत बड़ा कैंपस, और ऐसा एक कैंपस है जिसके विकास का भूमि पूजन तो प्रधानमंत्री ने किया ही। उससे बड़ी और एक बात, ये उससे बड़ी बात इस तरह से है कि जो हम PM मित्र पार्क में अभी मूल अधोसंरचना के काम करेंगे, जिसके आधार पर हम अपनी पाइपलाइन डालेंगे, सड़क बनाएंगे, वहीं हमने इस इंडस्ट्रियल बेल्ट में लगने वाली इंडस्ट्रियों के लैंड अलॉटमेंट के पत्र भी दे दिए कि समान रूप से आप अपनी फैक्ट्री बनाते रहो, हम आपकी बाकी सुविधा बनाते रहेंगे। तो एक साथ दोनों जब कंप्लीट होंगे तो कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्लांट डेवलपमेंट होंगे अब इंडस्ट्री वाले आएंगे, इसकी आवश्यकता नहीं। हमारे सबके लिए वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व एक एक काम इसी प्रकार से जोड़ करके देखे जा रहा है, जिसके आधार पर भविष्य की हमारी जो छलांग लगाने का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो एरिया की बात अगर हमने कही कि एक एरिया भी इस प्रकार से जोड़ा गया है इंदौर मेट्रोपॉलिटन का, कि जिसके माध्यम से हमारे कहने के लिए इंदौर, उज्जैन,
बक्सी और उसी के साथ साथ देवास के पास से होता हुआ जो इंदौर का हमारा एरिया है वो सोनगंज के आगे आष्टा तक आ रहा है, और उसी की समानांतर उससे भोपाल का भी हमारा इलाका जिसमें नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, सीहोर, भोपाल ये उठा करके आष्टा तक ले जाएंगे। अर्थात दोनों भी ट्विन सिटी के तरह विकसित होंगे। दो महानगर एक तरह से भविष्य में नजदीक आकर के इस प्रकार से बढ़ेंगे। ये सब सुनियोजित प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। जब मैं एक तरफ अपने प्लान के आधार पर बात कर रहा हूँ तो समान रूप से इनके अंदर के डेवलपमेंट की सड़कों की प्लानिंग उसी प्रकार से कर रहे हैं। जैसे इंदौर उज्जैन के बीच में वर्तमान में हमारे 3 रोड 4 लेन थी, लेकिन अब 3 रोड के साथ हमने 3 रोड की और प्लानिंग कर ली। इसमें अकेला हमारा एग्जिस्टिंग रोड उसको 6 लेन में डाल रहे हैं, उसके साथ में एक अलग से हमने अमरदास प्लस 4 लेन बनाया, लेकिन एक ग्रीन बेल्ट हमारा फतेहाबाद से उज्जैन इंदौर का एयरपोर्ट से जोड़ के बना रहे हैं। इसी के साथ साथ एयर कार्गो का भी प्लान कर लिया है। करने के लिए इतनी सारी बातें हैं, जब केवल 2 का शहर में नहीं छोड़ रहे, इससे आगे बढ़ करके ग्वालियर और जबलपुर के लिए भी यही प्लान लेके चल रहे हैं। लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो हमने पूरे प्रदेश के लिए प्लान बनाया, आज की स्थिति में हमने अपने इंडस्ट्री प्लान में भी इसी तरह से इसको शहरीकरण से जोड़ा। एक तरफ जो हमारे उद्योग लगते हैं तो उद्योग लगने के साथ साथ जो रहवासी लेबर है उसकी अवैध कॉलोनी की बाढ़ आ जाती है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता है कि हम जिनको रोजगार दे रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था नहीं बनाते। तो हमने अपने प्लान में संशोधन करके ये प्लान भी रखा है कि आप जहां हमारा इंडस्ट्री प्लान बनेगा उससे जोड़ करके बाकी की जो आवश्यकता उस प्रकार के आवास को कैसे जोड़े, उसका व्यवसायीकरण वाला हिस्सा भी कैसे ले। अर्थात ये अलग अलग नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे, ये सब इससे जोड़ करके लेके जा सकते हैं। ये सारी बात जब मैं आपसे करता हूँ तो ये बात भी नहीं भूलूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से नए कई सारे आइडिया लिए, जब हमने शहरीकरण की बात करी तो शहरीकरण के पहले 2014 के पहले ऐसा लगता था कि शहर मतलब गंदगी, शहर मतलब स्वच्छ हवा का पता नहीं चलता, स्वच्छ पानी का पता नहीं चलता। लेकिन हमको इस बात का आनंद है कि सबसे ज्यादा बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी किसी को मिला है, हमारे राज्य इंदौर को मिला है। हमने एक तरफ शहरीकरण की गति बढ़ाई है तो दूसरी तरफ मूलभूत चीजों से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो रिकॉर्ड भी हम लगातार कायम करते हुए 7 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार हो गया। समंदर भी 7 समंदर पार के रहता है, इसके आगे कोई बचता है। ऐसा मानते थे कि कहाँ जा रहा है, 7 समंदर पार जा रहा है, और 7 जा रहा है कि 8 जा रहा है, गिनती भूल गए। तो हमने आपकी बार शहरी मंत्री जी से कहा था कि अब हमने बहुत पुरस्कार लिया है, आप ऐसा कोई क्लब बना दो जिसमें बार बार लेने वाले उसी में बने रहे, जो अपना स्टैंडर्ड छोड़े तो उनको नीचे कर देना, बाकी को भी मौका दो, नहीं तो लोग कहेंगे क्या दूसरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लोग आना बंद कर देंगे कॉम्पिटिशन में। तो इस बार एक अलग से क्लब बना जिसमें इंदौर को डाला, उसको छोड़ करके जब बात करते हैं तो ऐसे में मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो भोपाल हमारा वो शहर है जो देश के अंदर टॉप 2 में आया है, इसलिए इंदौर के साथ भोपाल भी श्रेणी में आया, और अकेला भोपाल जबलपुर भी 5वें नंबर का है। ये महानगरों की और सभी नगरों की श्रेणी, लेकिन 10 लाख की आबादी वाले शहरों में इंदौर के साथ जैसे इंदौर टॉप आया, ऐसा उज्जैन टॉप आया। मैं उज्जैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, और ऐसे 1 2 नहीं, ऐसे 8 पुरस्कार हमारे राज्य के अंदर मिल रहे हैं, जो स्वच्छता के मामले में, और शुद्ध वायु का भी पुरस्कार मिला, उसमें भी हमारे वहाँ पर जबलपुर और इंदौर ने अपनी पोजीशन बनाई। ऐसे एक भी कई सारे सेक्टर में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो भविष्य की दृष्टि से पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के आधार पर भी कई सारी संभावना हमारे उनके साथ जोड़ करके भविष्य में अपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसी से जोड़ करके बात देखेंगे। मैं आज आपके बीच में जब अपने सरकार के माध्यम से होने वाले कामों की बात करता हूँ तो आज हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग के 8.56 लाख आवासों का निर्माण राज्य में पूरे देश में सबसे तेज गति से किसी ने किया, तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें 7.75 लाख अर्थात 82% तो महिलाओं के नाम पे हमने आवंटित कर दिए। 10 लाख नए घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा है। 50,000 करोड़ का निवेश इसमें संभावित रहने वाला है। अमृत 2 के माध्यम से हमारे नगरीय निकाय में जल आपूर्ति में 297 परियोजना जो 5,869 करोड़ की है, 224 परियोजना 3,450 करोड़ की है। जब हम सीवरेज की बात करें तो 36 परियोजना 4,932 करोड़ की, 4 परियोजना 1,312 करोड़ की, जिन पे हमने काम कर दिया, जिससे शहरी 60% आबादी प्रभावित होगी।
ऐसी एक नहीं कई प्रकार की चीजों के साथ हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा हमारे राज्य ने एक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य तो बहुत सरल रखा। हमने कहा कि किसी राज्य की आर्थिक की व्यवस्था में जीडीपी का बड़ा रोल है, तो जीडीपी 5 साल में हमारे जितना बजट उस बजट को डबल करें। इसलिए 16% की ग्रोथ के आसपास से सभी सेक्टर में समान रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। एकमात्र राज्य जो अपनी गति मेंटेन कर रहा है विकास के मामले में, अधोसंरचना के मामले में और हमारी सारी व्यवस्थाओं में वित्तीय नियंत्रण के साथ जो योजना हमारी जनहितैषी जन कल्याणकारी उन सारी योजनाओं में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, किसी सेक्टर को नहीं छोड़ रहे। इसलिए अगर हम इस तरह से जब बात करते हैं तो सरकार की एमएसपी पे गेहूं की खरीद तो 425 रुपए क्विंटल थी, लेकिन हमारी वित्तीय पोषणता की हमारी वित्तीय सक्षमता के बलबूते पर 175 रुपए क्विंटल का बोनस देकर हमने 2600 रुपए क्विंटल पूरे देश में सबसे ज्यादा गति से हमने गेहूं का उपार्जन करते हुए अपने राज्य के अंदर किसानों की बेहतरी के लिए काम किया। बीते 2 दिन पहले मैं अपने धान उत्पादक किसानों के बीच में जब बालाघाट आया था, बालाघाट मुद्दा नक्सलाइट को पता नहीं कितने प्रकार से जाना जाता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी जिनके माध्यम से हमारा सर्वाधिक नक्सल प्रभावित एक जिला बालाघाट था वो उस श्रेणी से बाहर आया है। अभी हमारा जो सर्वाधिक बड़ा जो ठप्पा था उससे बाहर आए और निश्चित रूप से मार्च 2026 के बाद लाल सलाम को सलाम करने की स्थिति में हम आ जाएंगे। हमारे यहाँ कोई नक्सलवादी गतिविधि नहीं होगी। किसी भी शहर के विकास के क्रम में इसकी बड़ी भूमिका होती है। जब हम एक तरफ ये डबल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो देश का योगदान इस प्रकार से दुनिया के सामने हो और देश का टारगेट होगा तो मध्य प्रदेश का भी अपना योगदान होना चाहिए। इसलिए 2047 तक हमने 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, उसमें शहरी क्षेत्रों की बड़ी भूमिका होगी। इसलिए विस्तृत रूप से हम उसमें समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आपका इस अच्छे विचार मंच का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आने वाले सिमस्त की तैयारी भी हमारे जोर शोर से चल रही है। जितने प्रकार के काम हो सकते हैं, सिमस्त केवल उज्जैन का नहीं, यह हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों का, भोपाल से प्रभावित होकर के हमारे बॉर्डर के सभी जिले, चाहे खंडवा हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, अन्य राज्यों से लगे हुए इलाके से लेकर के पूरे मालवा को प्रभावित करने वाला है। ऐसे में हमारे सभी जिलों जोड़ करके भविष्य का एक विश्व स्तरीय जो मेला होने वाला है उस पर भी हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे इन्हीं कामों के बलबूते पर आप कभी अंदाज लगाओ पूरे देश का कोई ऐसा राज्य होगा हमारी सबसे शहरीकरण की सबसे छोटी इकाई नगर परिषद होती है, नगर पालिका से भी छोटी। आप ऐसी नगर पालिका पूरे देश में कहीं पाएंगे? नगर पालिका में मिश्रा जी क्या होना चाहिए? एयरपोर्ट, हमारे नगर परिषद में एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन होना चाहिए, हमारी नगर परिषद में रेलवे स्टेशन, 5 स्टार होटल सोच सकते हो नगर परिषद में? हमारा राज्य की एक नगर परिषद में 5 स्टार होटल और एक नहीं 4 ऐसी नगर परिषद, यूनेस्को की धरोहर खजुराहो नगर परिषद जिसकी आबादी 10,000 से भी कम, लेकिन वहाँ वो सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, ये जैसे मैंने 5 स्टार होटलें बताई, आबादी भले ही नहीं हो लेकिन वो सब है जो एक बड़े से बड़े महानगर में लोग सपना देखते हैं। तो आइए हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की प्रगति में आप सबका भी योगदान चाहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी संकल्पबद्धता, आपकी सोच हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री भरत आस्थाना जी, इकोनॉमिक